गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। यहाँ पे जो बोर्ड पे मैंने जो भी लिखा हुआ है उस पर सबसे पहले तो ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हमें वो टॉपिक पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जाननी जरूरी है, वो समझा देता हूँ आपको। हमने अब तक जो भी टॉपिक क्लियर कर लिया उसके अंदर हमने होमोजेनियस कैटालिसिस पढ़ लिया, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस पढ़ लिया, इवन एंजाइम्स कैटालिसिस पढ़ लिया, क्लियर। और वहां पे यहाँ तक खत्म करने के बाद आपको एक बात दिमाग में क्लियर बैठ गई कि भाई कैटालिस्ट का जो काम है, मैं स्पेशली कैटालिस्ट की बात कर रहा हूँ एडजॉर्प्शन के अंदर, स्पेशली कैटालिस्ट के लिए हम जो जा रहे थे उसके अंदर हमने 3 प्रकार के अहम कैटालिसिस खत्म कर दिए। एक होमोजेनियस कैटालिसिस, एक हेट्रोजेनियस कैटालिसिस और एक एंजाइम कैटालिसिस, क्लियर। एंजाइम कैटालिसिस के अंदर हमने एक बात नोट की कि वहां पे कोई पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिसिटी होती है, वहां पे कोई पर्टिकुलर कैटालिस्ट पर्टिकुलर काम करता है, उसका जो भी वर्क फंक्शन रहता है वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए ही रहता है, क्लियर ना। और उसको समझने के लिए वो जो एंजाइम कैटालिसिस है हमारा, उसको समझाने के लिए एक चीज आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, वो है सेप सिलेक्टिवली कैटालिसिस। सेप सिलेक्टिवली कैटालिसिस एक्चुअल में क्या है, आपको अगर समझना हो सेप सिलेक्टिवली कैटालिसिस क्या है तो आपको एंजाइम एनालिसिस समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पहले वो समझा दिया कि आपको वहां पे एक बात क्लियर हो जाए कि जो कैटालिसिस है वहां पे कोई स्पेसिफिक कैटालिस्ट अगर काम कर रहा है, हालांकि वो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, क्योंकि एंजाइम जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं या सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में होते हैं, क्लियर। तो अगर उस फॉर्म में अगर वो है तो हमें किस तरीके से उसको प्रोसेस के अंदर इंप्लीमेंट में लाना है या किस तरीके से वो काम करते हैं, वो हमने एंजाइम एनालिसिस में देखा, क्लियर ना। कि एक पर्टिकुलर हमारे पास हमने जो मैकेनिज्म देखा था उसके अंदर भी वो चीज हमने देखी कि वही पर्टिकुलर कैटालिस्ट होता है, वो एंजाइम होता है, सॉरी, वो अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए वो प्रॉपर रिएक्टेंट को चुनता है कि भाई यही है, क्लियर। और वही वही चीज समझनी है हमें शेप सिलेक्टिवली कैटालिसिस के अंदर। शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट यही चीज दिखाता है, देखिए वर्ड के अंदर ही है शेप सिलेक्टिव। शेप सिलेक्टिव मतलब क्या कि भाई वो खुद सिलेक्ट करेगा, वो कैटालिस्ट जो है वो खुद सिलेक्ट करेगा कि भाई मेरे रिएक्टेंट का शेप कैसा है, उसका शेप जैसा होगा उसके डिपेंड्स पे वो काम करेगा, उसके बेसिस पे वो काम करेगा, क्लियर। सबसे आईएमपी थियरी है इसलिए उसको थोड़ी अलग रखा है मैंने, क्लियर। 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर स्टेट बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा आ सकती है, सीबीएसई के अंदर और इवन जीएससीबी के अंदर भी, क्लियर। सीबीएसई के अंदर तो बहुत सारी बार आ भी चुकी है। याद रखना खास ये जो थियरी है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस वो बहुत ही अहम रहेगी और सारी बात को नोट डाउन करना है आपको प्रॉपरली, इसीलिए मैंने ये जो थ्योरेटिकल चीजें है उसको मैंने बोर्ड पे डिस्क्राइब कर दिया है, साथ में मैं आपको जो समझाता जाऊं उसको आप साथ में नोट डाउन करते जाइएगा, क्लियर। तो ये जो सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस है उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले वो बात का पता होना जरूरी है कि सॉलिड स्टेट के अंदर जब भी कभी एज एडजॉर्बेंट एज सॉलिड स्टेट के फॉर्म में काम कर रहा है, वो सॉलिड है तो उसके पास कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टी होगा ना, कुछ तो उसके पास ऐसा कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से वो सामने वाले रिएक्टेंट का शेप जो है उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि भाई सामने वाला जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कैसा है, उसका शेप कैसा है, बराबर। उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि भाई सामने वाला जो शेप है उस शेप के जैसा अगर कैटालिस्ट के पास प्रॉपर्टी होगा तो उसके साथ वो प्रॉपर्ली जुड़ पाएगा और हमें स्पीड में प्रोडक्ट दे पाएगा, क्लियर। तो उसकी जो एक प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी, सिलेक्टिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी, सिलेक्टिविटी। देखिए सॉलिड एज एडजॉर्बेंट, सॉलिड है वन डिफरेंट प्रॉपर्टी, एज एडजॉर्बेंट जब हम काम कर रहे हैं तब सॉलिड के पास एक अलग प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिविटी। एक होती है वो प्रॉपर्टी की वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है, जैसे एंजाइम्स के अंदर भी हमने पढ़ा था कि भाई वो प्रॉपर ऐसा होता है कि भाई स्पेसिफिक होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट उसके जैसा कैटालिस्ट अगर प्रॉपर रिएक्टेंट है तो ही वो जुड़ पाएगा। जैसे मैंने कहा था पेप्सिनोजन होता है हमारे स्टमक में जनरेट होता है तो वो दिमाग में काम नहीं करता, वो वहीं पे काम कर सकेगा जहां पे वो अपनी इफेक्ट दिखा सकता है, बराबर, यानी वो स्पेसिफिक होता है। वैसे ही सॉलिड जो होता है ना उसकी जो सरफेस होती है वो सरफेस के ऊपर पोरस मटेरियल होता है, पोरस होता है, उसकी जो सरफेस होती है ना उसमें क्या होते हैं, खड्डे होते हैं, थोड़ा पोर्स होते हैं, क्लियर। वो पोर्स की वजह से जो आने वाला है जो एड्जॉर्बेट वो वहां पे एड्जॉर्ब होता है, क्लियर। फिर एक कॉम्प्लेक्स बनता है रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का और फिर हमें प्रोडक्ट की ओर वो ले जाता है, वो हमने पढ़ लिया। तो यही चीज लिखी हुई है, सॉलिड कैटालिस्ट इज पोरस इन नेचर एंड सॉलिड कैटालिस्ट कैन सेलेक्ट द रिएक्टेंट एंड मेक डिफरेंट प्रोडक्ट। देखिए अलग अलग प्रोडक्ट भी बन सकती है, हम रिएक्शन एक ही करवा रहे हैं, हमने रिएक्शन एक ही किया है लेकिन साथ में हमने जो प्रोसेस की है वो प्रोसेस देखिए, यहाँ पे हमने इथाइन लिया, इथाइन की प्रोसेस जब हमने डायहाइड्रोजन गैस के साथ करवाई तो हमने जब मैंने पहले देखिए मैंने जब प्लेटिनम रखा, प्लेटिनम कैटालिस्ट का जब मैंने यूज किया तब मुझे क्या मिला, इथेन मिला। लेकिन
उसी प्रोसेस के अंदर जब मैंने लिंडलर्स कैटालिस्ट यूज किया, लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या है वो जानना हो तो समझ लो, लिंडलर्स कैटालिस्ट मींस पैलेडियम, एक ऐसा पैलेडियम जिसको इवैक्यूएटेड किया गया है किसकी मदद से, या तो क्विनोल की मदद से या कोई हैवी मेटल की मदद से। क्लियर? ऐसे इवैक्यूएटेड किए गए पैलेडियम को अगर मैंने यहाँ पे रखा, जिसको कहते हैं लिंडलर्स कैटालिस्ट, याद रखना अगर एग्जाम में आए तो। वो लिंडलर्स कैटालिस्ट जो है वो किसमें कन्वर्ट करेगा, इसको इथीन में। देखिए डिफरेंट, देखिए ये इसको इथेन में कन्वर्ट कर रहा था, ये इसको इथीन में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर? रिएक्शन एक ही हो रहा है, लेकिन देखिए हमने दो अलग अलग कैटालिस्ट ले लिए। तो ये कैटालिस्ट का काम क्या था, इस रिएक्टेंट को चुन के इस प्रोडक्ट की ओर ले जाना। इस रिएक्टेंट का काम क्या था, इस रिएक्टेंट को चुन के इस प्रोडक्ट की ओर ले जाना। क्लियर? तो वो डिपेंड करता है कि भाई आपके पास जो सॉलिड यानी कि एज एब्जॉर्बेंट आपने जो भी कैटालिस्ट लिया है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। बराबर? दूसरा एग्जांपल लिया, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब डाइहाइड्रोजन गैस के साथ प्रोसेस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब डाइहाइड्रोजन गैस के साथ प्रोसेस करता है, कॉपर का जब मैंने कैटालिस्ट यूज किया तो उसने क्या बना दिया, फॉर्माल्डिहाइड बना दिया। और जब मैंने निकल का कैटालिस्ट यूज किया तो उसने मीथेन प्लस वाटर बना दिया। क्लियर? तो देखिए डिफरेंट, देखिए दोनों सेम है लेकिन कैटालिस्ट चेंज हो गए तो प्रोडक्ट में चेंज आ गया। क्लियर? तो जो भी कैटालिस्ट होते हैं ना, वो कैटालिस्ट वो रिएक्टेंट के शेप को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। रेडी? और उस प्रकार का जो कैटालिसिस होता है उसको कहते हैं शेप सिलेक्टिवली कैटालिसिस। रेडी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर दीजिएगा सारी बात को। चलिए उसके और आगे बढ़ते हैं। क्या है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस? मैंने ब्रैकेट में लिखा है जियोलाइट। अब जियोलाइट को आपने 11th के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है। जियोलाइट क्या होता है याद कीजिए, वो टॉपिक जहां पे हमने पढ़ा था हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर वाला जो टॉपिक था। हार्ड वाटर में से परमानेंट हार्डनेस दूर करने के लिए जियोलाइट रेजिन का यूज किया जाता था, जियोलाइट का यूज किया जाता था। क्लियर ना? क्यों? क्योंकि उसके पास हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था और स्ट्रक्चर की मदद से जो हैवी मेटल आयन थे Mg+2 और Ca+2 वो उसके बीच में फंस जाते थे और बाहर निकल जाते थे। क्लियर ना? याद कीजिए वो टॉपिक। बस यहाँ पे कुछ ऐसा ही हमें करना है। देखिए शेप सिलेक्टिव एनालिसिस का सबसे पहले डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। डेफिनेशन प्रॉपर लिखना अगर एग्जाम में आती है तो, इसलिए पूरा क्वेश्चन मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है। सारी बात को मैं जैसे बोलता जाऊं वैसे लिखते भी जाइएगा। क्लियर? तो दिमाग में बैठ जाएगा। The catalytic action depends upon the pore structure of the catalyst। क्या? सबसे पहले तो कोई भी कैटालिक एक्शन होती है, कोई भी कैटालिसिस प्रोसेस होती है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, हमारे पास जो कैटालिस्ट है जो हमने एज ए सॉलिड अगर लिया है तो उसका पोर स्ट्रक्चर कैसा है। क्या? उसका पोर स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर वो सबसे पहले खास डिपेंड करता है कि भाई उसका पोर स्ट्रक्चर कैसा है। वो पोर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है किसके, कैटालिस्ट के। और ऑफ अ कैटालिस्ट एंड शेप एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट, शेप एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट। देखो आ गया, मैंने कहा था कि वो आइडेंटिफाई करता है कि हमारा रिएक्टेंट का शेप कैसा है, हमारे रिएक्टेंट का शेप जो है वो कैसा है। क्लियर? देखिए एक बात दिमाग में रखेगा साथ में कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो ये टॉपिक दिया हुआ है बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में जब आता है तब हमें थोड़ा लिखना पड़ता है प्रॉपर, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो पूरा आप लोग उसको मेंशन कर देना। ठीक है? चलिए समझ में आई बात। सबसे पहले डेफिनेशन क्या कि जो कोई भी कैटालिसिस प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है कि भाई पोर जो है, पोर मटेरियल से सॉलिड का जो पोर मटेरियल है वो कैसा है, पोर स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा शेप एंड साइज कैसा है रिएक्टेंट का। बराबर? अगर हम इस बात को ध्यान में लेके फिर कैटालिसिस करवाते हैं तो उसको कहते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। क्लियर? जियोलाइट कंसिस्ट पोरस स्ट्रक्चर लाइक हनीकॉम्ब। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने जियोलाइट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जियोलाइट के पास हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर ना? वो तो आपको 11th में आप लोग वो चीज पढ़ के आए हुए हो। इसीलिए जियोलाइट जो होता है ना वो इस प्रकार का कैटालिसिस दिखाता है, याद रखना खास। सेकंड थिंग, जियोलाइट इज द माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। क्या? जियोलाइट इज द माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। उसका अगर फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो तो वो भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, mx/n इन ब्रैकेट LO2x SiO2x ब्रैकेट कंप्लीट MH2O। रेडी? इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लोग खास तौर से याद रख लीजिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है। क्या? जियोलाइट का स्ट्रक्चर क्या है, mx/n Al2OX SiO2x एंड MH2O। क्यों? देखो ये माइक्रोपोरस मटेरियल होता है, किसका,
एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ये जो है ना एल्यूमिनोसिलिकेट्स का क्या होता है, एक माइक्रोपोर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो एम है वो हमारा मेटल है, वो मेटल आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे जो एम है ना, वो एम आप ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, Na+ ले सकते हो, K+ ले सकते हो, Ca+2 ले सकते हो, रेडी, डिपेंड्स ऑन दैट मेटल। एंड एन जो है वो उसकी वैलेंसी है, उसका जो है ना एन, वो क्या होता है, एन फैक्टर मींस उसकी वैलेंसी होती है, बराबर, ध्यान रखना इस बात को खास। नाउ दे हैव 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट बाय एल्यूमिनियम एटम व्हिच गिविंग AlOSi, फ्रेमवर्क। एक्चुअल में आपको छोटा सा मैं समझा दूं थोड़ा कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं। सिलिकेट्स के आसपास ऐसे ऑक्सीजन, वापिस इसके साथ सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऐसा। क्लियर? इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है अलग अलग। देखिए ये 4 है, उसके बीच में थोड़ा गैप रहेगा क्योंकि ये सिलिकेट्स फॉर्म होता है, रेडी। तो ये सिलिकेट्स जो फॉर्म है वो सिलिकेट्स फॉर्म, उसको ध्यान रखिएगा खास। ये जो सिलिकेट्स फॉर्म है उसके बीच में AlOSi, देखिए ये जो सिलिकॉन, ऑक्सीजन, उसका जो स्ट्रक्चर था, उसके साथ ये एल्यूमिनियम जो है ना, वो बीच में ऐसे फंस जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बात समझिए, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम एल्यूमिनियम को लिखने जाते हैं तब यहाँ पे सिलिकॉन जो है उसके साथ में क्या, देखिए AlOSi, मतलब कि यहाँ पे O और Si के बीच में कहाँ पे हमें क्या ले लेना है, O और Si के साथ Al ले लेना है। तो एक Si यहाँ से हट जाएगा, यानी एल्यूमिनियम आ जाएगा यहाँ पे, यानी पीछे वापिस O फिर Si फिर एल्यूमिनियम, मतलब कि AlOSi का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, बराबर। जो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क, देखो मैंने लिखा हुआ है क्या, फ्रेमवर्क बना के देते हैं हमें, क्लियर, जो कि क्या होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, बराबर। इस बात को भी खास ध्यान रखना। नाउ जियोलाइट, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। जियोलाइट कैन फॉर्म इन लेबोरेटरी एंड सिंथेटिकली, मींस आप लेबोरेटरी के अंदर भी बना सकते हो। एक्चुअली में दोनों ही सेम ही हुआ, इस लैब के अंदर बनाओ या सिंथेटिकली बनाओ। मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि सिंथेटिकली उसको दूसरी बहुत सारी प्रोसेस से बनाया जाता है और लेबोरेटरी के अंदर भी हम उसको जनरेट करवा सकते हैं, क्लियर। नाउ पोर साइज, ये मोस्ट आईएमपी है आपके घुसपैठ के अंदर का, ये मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू है, आ सकता है। पोर की जो साइज होती है जियोलाइट की, वो कितनी होती है, 740 पाइकोमीटर, क्या होती है, 260 पाइकोमीटर टू 740 पाइकोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ये जो पोर्स होते हैं ना, जियोलाइट के जो पोर्स होते हैं सरफेस के ऊपर, वो पोर्स की जो साइज होती है, वो साइज कितनी होती है, 260 पाइकोमीटर टू 740 पाइकोमीटर। इस बात को ध्यान रखना खास, मिस्टेक ना हो। नाउ कैटालिसिस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पोर, यहां पे ही बोल दिया हमने, कैटालिसिस जो है वो पोर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और पोर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा तो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा मैंने अलग से क्यों दिखाया, क्योंकि समझो, जो देखो जियोलाइट है, वो जियोलाइट के पास हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि वो पोर स्ट्रक्चर रखता है। तो भाई कोई एडजॉर्बेट जब आया तब छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे वही पोर्स में जा पाएंगे ना, बड़े मॉलिक्यूल तो पोर्स के अंदर जा नहीं पाएंगे, सीधी बात है। यानी कि जो छोटे मॉलिक्यूल है वो पोर्स के अंदर आसानी से एडजॉर्ब हो जाएंगे कि नहीं, पोर्स के अंदर आसानी से छोटे छोटे मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाएंगे, बाकी के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो पाएंगे नहीं, और इसीलिए उसको सिलेक्टिव एडजॉर्बेंट भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये जो हमारे पास यहाँ पे हम यूज करते हैं कैटालिस्ट जियोलाइट को, वो जियोलाइट को हम क्या, सिलेक्टिव, ये जो जियोलाइट है उसको सिलेक्टिव एडजॉर्बेंट भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना खास। देखिए दूसरा लिखा है मैंने, कैटालिसिस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पोर, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट कैन एंटर द जियोलाइट इजीली। जियोलाइट के अंदर इजीली एंटर कौन होता है, क्या, जियोलाइट के अंदर इजीली कौन एंटर हो सकता है, जिसकी साइज क्या है, छोटी, किसके कंपैरिजन में, पोर्स की कंपैरिजन में, समझना क्या, पोर्स की कंपैरिजन में जिसकी साइज छोटी हो, पोर्स की कंपैरिजन में वही अंदर एंटर हो पाएगा, बाकी एंटर हो पाएगा नहीं। एंड दैट्स व्हाई द जियोलाइट आल्सो कॉल्ड अ सिलेक्टिव एडजॉर्बेंट। ये भी मैंने आपको बता दी कि जो जियोलाइट है उसको क्या कहते हैं, दूसरा क्या, सिलेक्टिव एडजॉर्बेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज होती है जो क्या करते हैं, सिलेक्टिव, जो पर्टिकुलर ऐसे ही मॉलिक्यूल है जो इसके अंदर एडजॉर्ब हो पाएंगे उसी को क्या करेगा, खुद के अंदर एडजॉर्ब करेगा, बाकी एडजॉर्बेंट वो एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो पाएंगे नहीं। इसका ध्यान रखना खास। एग्जांपल में लिखा हुआ है that alcohol convert into petrol और gasoline, अल्कोहल जब गैसोलीन में कन्वर्ट होता है तब यूज किया जाता है क्या, ZSM5। ZSM5 याद रखना, ये भी एक प्रकार का सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट है।
ये जो है ना वो उसका फुल फॉर्म आपको लिखना हो तो लिख दीजिए, यहाँ जगह नहीं है। जियोलाइट सीव, सीव मींस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है पोर, जिसे हम कहते हैं क्या, जियोलाइट सीव, मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, इसकी जो मॉलिक्यूलर पोरोसिटी होती है वो भी क्या होती है 5, इसको ध्यान रखना खास। मॉलिक्यूलर पोरोसिटी कितनी होती है उसकी 5, कि भाई उतनी ही रेंज के अंदर वो क्या कर पाएगा, अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट कर पाएगा, वरना ये चीज पॉसिबल हो पाएगी नहीं। बराबर, तो 3 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में मैंने जो भी आपको एमसीक्यू के लिए टिक करवाया है वो भी याद रखना। इवन स्टेट बोर्ड में भी आ सकते हैं, गुजरात के अंदर भी आ सकते हैं। यही तो यहाँ पे हमने सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस को खत्म कर दिया, और जितने भी कैटालिसिस प्रोसेस थी वो कैटालिसिस प्रोसेस को हमने खत्म कर दिया। पहले होमोजेनियस, देन हेटेरोजेनियस, देन एंजाइम कैटालिस्ट, देन आफ्टर शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। क्लियर? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद भी हमें एक थियरी पढ़नी है इसी लेक्चर के अंदर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। सो चलिए गाइस, बहुत सारे टॉपिक को खत्म कर दिया है। एड्सॉर्प्शन फिनोमिना को लेके हमने बहुत सारी चीजें पढ़ लिया, लैंगम्यूर, फ्रुंडलेज, होमोजेनियस कैटालिसिस, इवन कैटालिसिस बहुत सारे पढ़ लिए। क्लियर? अब जो हमारा चैप्टर है वो थोड़ा टर्न होने वाला है, हम पूरे अब कॉलॉइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि कॉलॉइड्स जो होते हैं वो अपना फिनोमिनन किस तरीके से दिखाते हैं, और उनके लिए स्पेशली जो अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट बनाए गए हैं वो कौन से हैं। क्लियर? और उसके अंदर किस प्रकार के काम होते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे एड्सॉर्प्शन हमने पढ़ लिया, लेकिन एड्सॉर्प्शन की जो एप्लीकेशन है उसके जो यूजेस है वो हम आखिरी टॉपिक के तौर पे पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में वो बहुत पहले जब हमने एड्सॉर्प्शन खत्म किया वहां पे आता है, लेकिन इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमने एड्सॉर्प्शन को कहाँ कहाँ पे यूज किया है। क्लियर? एड्सॉर्प्शन का बहुत सारी जगह पे यूज आया। रेडी? तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के अंदर आता है, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन समझाओ। रेडी? वो सारी की सारी एप्लीकेशन मैं आपको समझा रहा हूं, आपको दिमाग से उसको याद रखनी है और साथ में लिखते भी जाना है। क्लियर? चालू करते हैं टॉपिक एड्सॉर्प्शन, उसकी जो एप्लीकेशन है वो, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन की जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन समझ लीजिए। हम चालू करते हैं, कहां कहां पे एड्सॉर्प्शन यूज आता है, कहां कहां पे एड्सॉर्प्शन का यूज होता है वो। क्लियर? ध्यान रखिएगा खास। चलिए, सबसे पहला है क्यूरिंग ऑफ द डिजीज। सबसे पहला है क्यूरिंग ऑफ द डिजीज। क्यूरिंग ऑफ द डिजीज समझिए, सबसे पहला क्यूरिंग ऑफ द डिजीज। क्यूरिंग ऑफ द डिजीज के अंदर एक बात समझिए किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं एड्सॉर्प्शन का। कोई पर्टिकुलर टाइप की जो मेडिसिन होती है, वो पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और बॉडी के अंदर जैसे कि हमें कोई भी प्रकार की डिजीज हुई है, तो वो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन, रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया जो भी होंगे, जो भी हार्मफुल चीजें होगी, वो हार्मफुल चीजों को वो जो दवाई हमने खाई है उसकी सरफेस क्या कर लेगी, खुद के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? एड्सॉर्ब कर लेगी। तो वहां पे एड्सॉर्प्शन फिनोमेना बहुत काम में आता है कि वो जो सरफेस होती है उनकी, वो सरफेस क्या कर लेती है, जो बैक्टीरिया यानी जो हार्मफुल चीजें होती है तो उसको क्या कर लेती है, उसकी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेती है। रेडी? यानी कि डिजीज को क्योर करने के लिए भी हम उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्योरिंग ऑफ डिजीज, क्योरिंग ऑफ द डिजीज, बात का खास ध्यान रखना। दूसरा टॉपिक, बस ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक है, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। क्लियर? उसकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के बारे में। रेडी? उसको हमने अलग बहुत सा बड़ा चिट्ठा बनाया हुआ है, उसको हम अलग अलग बाइफरगेट करके फिर हम उसको लिखेंगे। क्लियर? चलिए, सेकंड है इनर्ट गैस सेपरेशन। इनर्ट गैस सेपरेशन समझिए क्या है। इनर्ट गैस, जब मेरे पास बहुत सारे इनर्ट गैस जब मिक्स हो जाते हैं, तब एक पर्टिकुलर टाइप के चारकोल का यूज किया जाता है और उसको डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे कि मेरे पास बहुत सारे नॉर्मल गैस मिक्स हो गए हैं, उसको मुझे अलग करना है। क्या? बहुत सारे, माफ कीजिए, इनर्ट गैस बहुत सारे मिक्स हो गए, उसको मुझे अलग करना है। उसको अलग कर, क्योंकि वो तो रिएक्ट करते नहीं किसी के साथ, तो उसको एक फिक्स्ड टेंडेंसी के टेम्परेचर पे हम अलग अलग चारकोल, जैसे कि एक चारकोल हमने लिया, कोई पर्टिकुलर चारकोल लेते हैं, उस चारकोल की मदद से अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करवाते हैं, उस चारकोल की सरफेस पे उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं, और धीरे धीरे वन बाय वन उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर? तो ये हो गया उसका दूसरा एप्लीकेशन, क्या? इनर्ट गैस सेपरेशन। इनर्ट गैस को सेपरेट करने के लिए भी उसका हम यूज कर सकते हैं।
थर्ड वन समझिए, देखिए एक चीज हमने आगे भी पढ़ ली, बहुत ही इजी था वो, कि हेट्रोजीनियस जब हमने पढ़ा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जब हमने पढ़ा, तब सबसे पहला तो हम यूज हमारे दिमाग में अगर कोई आए तो वही आना चाहिए, क्योंकि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को क्या किया था, हम कैटालिसिस की मदद से क्या किया था, एडजॉर्ब करवाया था, क्लियर ना। वहां पे हमने बहुत सारे सॉलिड मेटल लिए थे, माफ कीजिए सॉलिड कैटालिस्ट लिए थे, उसकी सरफेस के ऊपर हमने एडजॉर्प्शन करवाया था, रेडी। तो वो बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए अच्छी तरीके से, क्लियर। तो ऐसे कुछ एग्जांपल जो है वो तो आपको दिमाग में तुरंत आ ही जाएंगे, तो वो तो आप पहले लिख ही दीजिएगा, रेडी। उसके बाद ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा चीजें, वो भी आप लिखने का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद इनर्ट गैस सेपरेशन हो गया। देन थर्ड वन, ये भी आप जो मैंने लिखा है डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, रेडी। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर भी उसका यूज होता है, सरफेस के ऊपर हम एडजॉर्प्शन करवाते हैं और उस एडजॉर्प्शन की मदद से कैटालिसिस प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस की मदद से ही हम ये सब चीजें कर पाते हैं, क्लियर, ध्यान रखना खास। देन फोर्थ नंबर, डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आप लोग सोच रहे होंगे भाई डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को डीआयोनाइज करने की क्या जरूरत है। एक्चुअल में जब हमारा वाटर हार्मफुल हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं, ऐसे आयंस आ जाते हैं जो हार्मफुल है हमारे लिए, तो उसको क्या करना पड़ता है, वहां से हटाना पड़ता है। तो हम कोई ऐसा एड्सोर्बेट डालते हैं जो क्या करता है, उस बैक्टीरिया को उसकी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है, क्लियर ना। फिर हम उसको अलग कर देते हैं, तो आसानी से हमारा पानी जो है वो जर्म्स फ्री हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे आप ये चीज को खास ध्यान रखिएगा, क्या, डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ये भी आपको लिखना है, फोर्थ नंबर। देन आफ्टर फिफ्थ, क्रोमेटोग्राफिक 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 एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। अलग अलग प्रकार की क्रोमेटोग्राफिक हमें एप्लीकेशन अगर कोई क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस अगर हमें करनी है, क्लियर, हमें जैसे कि डाइज वगैरह अलग करना है, कलर्स वगैरह अलग करना है, क्लियर, तो क्रोमेटोग्राफिक ऑपरेशंस के अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, रेडी, इस बात का ध्यान रखना खास। चलिए, देन आफ्टर सिक्स्थ नंबर जो हमने लिखा था अभी, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अभी मैंने आपको समझा दिया कि भाई हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो होता है उसके अंदर तो हम बहुत ज्यादा यूज करते ही है, क्योंकि हम उसकी सरफेस के ऊपर ही क्या करवाते हैं, एडजॉर्प्शन करवाते हैं, रेडी। देन आफ्टर 7, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, इसको खास ध्यान रखना, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स के अंदर इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर कौन कौन से, जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, इसको भी याद रखना, लाइक सिल्वर हैलाइड मेरे पास है, समझना क्या है, सिल्वर हैलाइड मेरे पास है, और वो सिल्वर हैलाइड जो होता है उसकी सरफेस के ऊपर, सिल्वर हैलाइड का मेरे पास प्रेसिपिटेट मिल गया, सिल्वर हैलाइड का मेरे पास प्रेसिपिटेट होता है, वो प्रेसिपिटेट की सरफेस के ऊपर क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, वो जो होता है ना वो अलग अलग चीजों को एडजॉर्ब कर लेता है। तो उस प्रकार के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर बनाने के लिए, एक प्रकार का एडजॉर्प्शन इंडिकेटर है, क्लियर, जो एडजॉर्ब कर लेता है, क्लियर, किसको, फॉर एन एग्जांपल बात करता हूं तो लाइक फ्लोरेजिन, इओजिन, क्लियर, फ्लोरेजिन, इओजिन, इस प्रकार के वो क्या करता है, कंपाउंड को उसकी सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है, ये भाई जो है इसके प्रेसिपिटेट उसकी सरफेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं, क्लियर। तो उस प्रकार के एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, इस बात को नोट डाउन कर दीजिएगा अलग से, क्लियर, याद रखना खास। चलिए, देन आफ्टर 7, अब एक बात समझिए कि आप लोग 10th में जाइए, 10th के अंदर हमने एक प्रोसेस की थी कि जब हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करते हैं, समझना क्या, जब हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करते हैं तब वहां पे हमने पाइन या तो टर्पेंटाइन डाला था। तो पाइन या तो टर्पेंटाइन जो होता है वो क्या करता था, उसकी सरफेस के ऊपर जो मिट्टी वगैरह के मॉलिक्यूल थे, वो मिट्टी वगैरह के मॉलिक्यूल, समझना, वो सरफेस जो थे उसकी सरफेस के ऊपर पाइन वगैरह होता है ना, वो क्या करता है, मिट्टी वगैरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल को नीचे बिठा देता है और उसकी सरफेस के ऊपर सल्फाइड वाली और को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, क्लियर ना। वो सल्फाइड वाली और उसके ऊपर आ जाती है, चिपक जाती है, और फिर उसके ऊपर से फ्रोथ बन के हम उसको अलग कर लेते हैं, क्लियर। तो वो ध्यान रखना खास, जब हमारे पास
सल्फाइड वाली जब कोर होती है मींस फ्लोटेशन मेथड के अंदर एड्जॉर्प्शन फिनोमेना यूज किया जाता है, बराबर, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के अंदर। देन आफ्टर गैस मास्क जो होता है हमारे पास, गैस मास्क जो होते हैं वो गैस मास्क के अंदर भी यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था माइंस के अंदर यूज किया जाता है गैस मास्क का, जहां पे एक्टिवेटेड चारकोल होता है, वो क्या करता है, जो हार्मफुल गैसेस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें आगे की सरफेस के अंदर, या सॉरी माफ कीजिए, जो हार्मफुल गैसेस है उसको अंदर नहीं जाने देता है और जो काम की गैसेस है उसी को अंदर आगे भेजता है, क्लियर ना, और बाकी गैसेस को बाहर निकाल देता है, वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लियर। तो ऐसे गैस मास्क के अंदर भी हम एब्जॉर्प्शन फिनोमेना का यूज करते हैं। देन आफ्टर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, अगर हमें, ये भी आ गया, क्लियर ना, ह्यूमिडिटी को अगर कंट्रोल करना है तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं यहाँ पे, लाइक सिलिका जेल के अंदर भी उसका यूज हो सकता है ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए। याद रखना, क्या ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए तो सिलिका जेल वगैरह होता है, वो क्या करता है, आसपास से ह्यूमिडिटी को क्या करता है, खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। देन आफ्टर हम कर सकते हैं भाई डीकलराइजेशन करना है, सपोज हमें डीकलराइजेशन करना है किसी का भी, तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल, जैसे कि भाई मेरे पास एनिमल चारकोल है, क्लियर, मेरे पास क्या है, एनिमल चारकोल है, वो एनिमल चारकोल उसका यूज करके मैं शुगर इंडस्ट्री के अंदर, ये ध्यान रखना, क्लियर, वो शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, शुगर तो व्हाइट होती है ना, उसको कलर जो, क्योंकि जब बनती है तो शुगर केन में से बनती है, बहुत सारे कलर हो सकते हैं उसके अंदर, उसको कलर्स को अलग करने के लिए वहां पे एड्जॉर्प्शन फिनोमेना का यूज किया जाता है, क्लियर। तो ये जो है उसके बहुत सारे यूजेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ये यूजेस आपको खास ध्यान रखना है, रेडी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना ज्यादा, इतने बड़े बड़े यूजेस याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले आप लोग समझ लो कि यूजेस कौन कौन से है। देखिए सबसे पहले तो क्यूरिंग ऑफ द डिजीज, देन इनर्ट गैस सेपरेशन, देन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, देन deionization of the water, then chromatographic analysis, then heterogeneous catalysis, then adsorption indicator, then sulfide और flow protection method, then gas mask को बनाने के लिए यूज किया जाता है, then humidity control करने के लिए यूज किया जाता है, decolorization करने के लिए यूज किया जाता है, क्लियर। तो समझना, इतनी सारी चीजों को आप लोग याद कैसे रखोगे, मैंने आपको बताया हुआ था कि ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन को एक छोटे से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है, आप लोग आसानी से वैसे सीख पाओगे। देखिए बहुत थोड़ा फनी लगेगा आपको, लेकिन वो आप याद रख पाओगे। लाइक दीव दी चाय सी महक, क्या आपको क्या रखना है भाई, चाय तो सबको अच्छी लगती है ना सबको, क्लियर। तो वो चाय और चाय की महक जो होती है वो तो लाइक अलग अलग प्रकार की जो भी ब्रांड की आप चाय पीते हो, क्लियर ना, वो जैसे हम दीव जा रहे हैं चाय पीने, जाना नहीं है किसी को, लेकिन सपोज हम दीव जा रहे हैं तो याद कर लो दीव दी चाय सी महक, लाइक पंजाबी में बोलते हैं ना दीव दी चाय सी महक, वैसा, रेडी। देखिए आप लोग इतना सेंटेंस याद कर लो, दीव दी चाय सी महक, सबको याद हो जाएगा। मैंने इसी वे में यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहला क्या था हमारा, सबसे पहला देखिए करेंगे डिजीज, मतलब कि यहाँ पे डिजीज आ जाएगा, सबसे पहली बात जो हमने यहाँ पे लिखी हो डिजीज, क्लियर, डिजीज को क्योर करने के लिए यूज किया जाएगा। देन आफ्टर इनर्ट गैस का सेपरेशन, क्लियर, आई फॉर इनर्ट गैस, उसका क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, इनर्ट गैस का सेपरेशन। देन आफ्टर यहाँ पे लिखा हुआ है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, लेकिन वी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं भाई वैक्यूम, क्या लिख सकते हैं, वैक्यूम जनरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्लियर, क्या वैक्यूम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर डी फॉर डीआयोनाइजेशन, क्लियर ना, डीआयोनाइजेशन, समझ में आई बात, वैक्यूम फॉर डीआयोनाइजेशन। देन आफ्टर सी फॉर क्रोमेटोग्राफिक एप्लीकेशन के अंदर उसका यूज हो सकता है, रेडी। देन आफ्टर हीट्रो, देखो हीट्रो अब यहाँ पे आ गया, हीट्रोजीनियस कैटालिसिस का हम यूज कर सकते हैं, हीट्रोजीनियस कैटालिसिस, रेडी। नाउ एप्लीकेशन, सॉरी एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर एक साथ हो गया, देखिए एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, क्लियर। देन आफ्टर सल्फाइड वाली जो मेरे पास और है, जब क्या है मेरे पास सल्फाइड वाली और, यानी कि फ्लोटेशन मेथड, क्लियर। देन आफ्टर एम फॉर मास्क, यानी कि जो गैस मास्क होते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं।
देन H फॉर ह्यूमिडिटी, H फॉर ह्यूमिडिटी एंड C फॉर कलरिंग। कलरिंग चीजों को, कलरिंग पार्टिकल को अलग करने के लिए, यानी कि डीकलराइजेशन करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए तो हमने वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। देखिए क्यूरिंग द डिजीज, इनर्ट गैस सेपरेशन, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस 2 बार आ गया, हाँ हटाइए उसको, 2 बार आ गया, इसको आप मेंशन यहाँ से कट कर दीजिएगा। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस हमने 2 बार लिख दिया गलती से और 2 बार आपको समझा भी दिया है। चलो अच्छा है, दिमाग में भी ज्यादा बैठ गया होगा। क्लियर? तो याद कर लीजिए क्या है। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हमारा 11 हुआ है। गिन लो, कुछ बाकी हो तो लिख देते हैं। क्या सबसे पहला क्या, D फॉर curing the disease, then I for inert gas separation, then after V for generation of vacuum, वैक्यूम को जनरेट करने के लिए वो नहीं लिखा है तो ऐड कर दो उसको। चलिए उसका भी हम यूज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वैक्यूम, वैक्यूम को अगर हमें प्रोड्यूस करना हो तो वो भी हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्लियर ना? हमारे पास जो भी वेसल वगैरह होता है जो वैक्यूम क्लीनर जैसा, उसके सरफेस के ऊपर, इनर सरफेस में या सरफेस के ऊपर कुछ ऐसा एड्सॉर्बेंट लगा दो जो एड्सॉर्ब करेंगे, सबको एड्सॉर्ब कर लेंगे। क्लियर? तो वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए वैक्यूम प्रोड्यूस हो सकता है। देन आफ्टर डी फॉर डीआयोनाइजेशन, डीआयोनाइजेशन वो भी हो सकता है। क्लियर? डीआयोनाइजेशन। देन आफ्टर एस क्रोमेटोग्राफी, देन आफ्टर heterogeneous वो भी मैंने लिख दिया है। रेडी? देन एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स, ये एक्चुअली में 12 है लेकिन ये तो मिक्स है, लेकिन 11 हो गए। रेडी? देन आफ्टर सल्फाइड वाली और फ्लोरोसेंटेशन मेथड, गैस मास्क, ह्यूमिडिटी एंड कलर। सोचिए इतने सारे यूजेस है और वो यूजेस को आप इस तरीके से आसानी से याद रख सकते हो। देखिए कोई बीच में मिस्टेक हो जाएगी ना, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे मैं खुद भूल गया था कि भाई यहाँ पे हेटेरोजेनियस जैसे कि 2 बार हो गया। क्लियर? पता नहीं रहा, 2 बार हो गया, यहाँ पे 11 हुआ तो फिर मुझे यहाँ पे चलो सब हो गया होगा क्योंकि हेटेरोजेनियस 2 बार हुआ ना गलती से, इसलिए। तो यहाँ पे भी आप लोग पकड़ सकते हो कि भाई कोई ना कोई यूजेस छूट रहा है। सिर्फ एक सेंटेंस याद कर लो, क्या? दीव दी चाय सी महक। चाय सब लोग पीते हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। क्लियर? तो उसी हिसाब से आप लोग जाइएगा। रेडी? याद कीजिए, खुद से नोट्स बनाइए, बराबर। और आखिर में हर वक्त जैसे मैं आपको कहता हूं कि सारी बातों को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। क्लियर? या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को ये चीज पहुंचाइए। हमारी लिंक जो है उनको शेयर कीजिए। क्लियर? आप लोगों ने भी अब तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे चैप्टर्स इसी बेसिस के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ने वाले हैं। रेडी? मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट।